हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, यानी हिंदी से इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और इसके बाद आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों देखते हैं टेंस के बारे में। तो दोस्तों देखिए टेंस, इसको पहले हम लोग शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है और इसके जो भाग होते हैं कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं इसको शॉर्टकट में पहले। तो दोस्तों देखिए टेंस, इसको हिंदी में काल कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहा जाता है हिंदी में, और पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहा जाता है, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहा जाता है। दोस्तों इनके भी चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं। तो दोस्तों आइए इनके भागों के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए ए मतलब इसको शॉर्टकट में हम लिखे हैं दोस्तों, ये एक मतलब टेंस चार्ट है। इसमें हर फॉर्मूला लिखा है, जैसे जो भी फॉर्मूला हम लोग टेंस में पढ़ते हैं किसी भी वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में बनाने के लिए, तो इसमें पूरा हम सूत्र आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। तो दोस्तों इस चार्ट को आप लोग बना लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए इसको हम शॉर्टकट में थोड़ा सा लिखे, इसमें बता दें आप लोगों को कैसे कैसे क्या है। तो दोस्तों देखिए जो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान क्या होता है, ता है, ती है, ते है। मतलब यहाँ पर इंडेफिनिट इसलिए लिख दिए हैं कि देखिए दोस्तों इसका जो मतलब प्रकार होता है पहला ए है, मतलब इसके और इसके बीच में इसको रखना है, फिर इसके बीच में इसको रखना है, मतलब इसके और इसके बीच में इसको। तो जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पहचान क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। तो दोस्तों आइए दूसरा देखते हैं मतलब कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं, वो प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस के टेंस मतलब कहलाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, जिस वाक्य के अंत में आते हैं। और दोस्तों देखिए जो चौथा है इसका प्रेजेंट टेंस का प्रकार, उसका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका क्या पहचान होता है, रहा है, रही है, प्लस समय आता है। दोस्तों इसमें समय होता है। और देखिए दोस्तों पास्ट टेंस का जो भाग होते हैं चार, उसके बारे में देखते हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। और दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। और देखिए दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आता है, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और चौथा जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों इसको हम शॉर्टकट में लिखे हैं, मतलब ये परफेक्ट मतलब लिखा है, लेकिन इसको हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं। ये परफेक्ट मतलब इसको पढ़ेंगे और इसको कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जगह बहुत कम था, इसलिए हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं। देखिए मतलब इतना आप लोगों को पता चल जाए कि ये क्या लिखा है। तो दोस्तों एक परफेक्ट लिखा है और एक कंटिन्यूअस यही वाला लिखा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका जो प्रकार है फ्यूचर टेंस का। तो दोस्तों देखिए फ्यूचर टेंस को मतलब इसको भी चार भागों में बांटा गया है। पहला है इंडेफिनिट टेंस, मतलब इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका परिभाषा मतलब क्या होता है, मतलब जैसे उसको कैसे पहचानते हैं, तो जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है, आदि शब्द आते हैं, उसी को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों देखिए जो दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान क्या होता है, इस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। और तीसरा क्या है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। और जो तीसरा है वो मतलब चौथा है, सॉरी दोस्तों चौथा जो है उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका हिंदी में मतलब पहचान क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आता है, प्लस टाइम भी मतलब उसमें दिया रहता है, इसी को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो
तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि मतलब टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और जो इनके 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके जो मतलब 4 भाग होते हैं उनका भी पहचान आप लोगों को आ गया होगा। तो दोस्तों हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके हिंदी किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सब फॉर्मूले हैं और इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ट्रिक से आप लोगों को समझा देंगे इसको। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा और आप लोगों को इसी ट्रिक के बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से बता देंगे, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो आइए पहले हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे इस नियम को फॉलो करके हम लोग हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को मतलब सॉल्व करेंगे। मतलब सॉल्व करने का मतलब यही है कि हम लोग हिंदी वाक्य को इंग्लिश में सॉल्व करेंगे, मतलब चेंज करेंगे, बदलेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, जो भी होता है। आइए इसका पहचान क्या होता है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो जैसे हम एक वाक्य लिख रहे हैं कि मोनू घर जाता है, मोनू घर जाता है, तो देखिए दोस्तों इसमें ता है, लास्ट में आ गया ता है, तो ये किस टेंस का वाक्य होगा, ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। अगर यहाँ पर आ गया होता कि वह घर जा रहा है, मतलब रहा है, आ जाता, रही है, आ जाता, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाता। लेकिन इसमें ता है आ गया लास्ट में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसको हम लोग देखिए ये दोस्तों, अब इसको जो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं इनको हम 4 प्रकार से मतलब बोल सकते हैं, 4 प्रकार से। जैसे पहला है मतलब जैसे मोनू घर जाता है, ये तो मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसी को हम कह दें कि मोनू घर नहीं जाता है, तो मोनू घर नहीं जाता है, मोनू घर नहीं जाता है। तो दोस्तों इसमें देखिए नकारा जा रहा है, इसमें सकारा जा रहा है, मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ए से अफर्मेटिव, यस से सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और दूसरा जो है मोनू घर नहीं जाता है, ये दोस्तों देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। और ऐसे अगर हम कह दें इसी वाक्य को एक बार दूसरे तरीके से और लिख दे रहे हैं, और इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए दोस्तों कि क्या मोनू घर जाता है, इसी को दोस्तों हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, कि जिसमें प्रश्नवाचक मतलब पूछा जाए बात। जैसे क्या मोनू घर जा रहा है, मतलब कोई आदमी है पूछ रहा है कि क्या मोनू घर जाता है। तो दोस्तों अब इसी को एक तरीके से और हम लिख सकते हैं, मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव को मिला के, कि जैसे देखिए इसी को हम मतलब इसमें यहाँ पे कहेंगे जैसे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या मोनू घर नहीं जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यही एक वाक्य, इसको हम 4 तरीके से लिख दिए। मतलब पहला सकारात्मक वाक्य, दूसरा मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य में लिख दिए, और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य के मतलब वाक्य में लिख दिए हैं, और चौथा है मतलब नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक भी और प्रश्नवाचक वाक्य भी हो। जैसे देखिए क्या मोनू घर नहीं जा रहा है, तो इसमें क्या पूछ के मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया है, और नहीं मतलब शब्द आके नेगेटिव सेंटेंस आ गया है। तो दोस्तों इनको हम कैसे इंग्लिश में चेंज करेंगे, ट्रांसलेट मतलब हिंदी टू इंग्लिश कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, यही हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आइए एक एक करके दोनों मतलब चारों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है। तो दोस्तों देखिए इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है ती है, ते हैं, यही पहचान होता है इसका। तो इसको हम 4 मतलब प्रकार से इनके वाक्यों को लिख सकते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जैसे सकारात्मक वाक्य कि मोनू घर जाता है, और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस यानी से नेगेटिव या सेंटेंस। दोस्तों देखिए ये शॉर्टकट में लिखे हैं पूरा, ए से अफर्मेटिव या सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। जगह कम होने के कारण दोस्तों ऐसे लिखे हैं, इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। और आशा करते हैं दोस्तों इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा।
तो आइए आगे देखते हैं। और IES का मतलब होता है आई से इंट्रोगेटिव, यस से सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, और ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। दोस्तों हर मतलब जो भी होते हैं हर सेंटेंस का अलग फॉर्मूला है। तो दोस्तों हम लोग रट्टा नहीं मारेंगे और इसी फॉर्मूले को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और ट्रिक अभी बताने वाले हैं हम। तो दोस्तों अब इसी फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल करके इन हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलेंगे। जैसे देखिए, अब देखिए यहाँ पर है, इसको पॉइंट जो है ना इसको प्लस आप लोग मान लीजिए, जैसे होता नहीं है इसका हम अगर फुल मतलब लिखें तो ऐसे होगा। जैसे यस लिखा है, यस से सब्जेक्ट, यस से सब्जेक्ट हो गया, फिर पॉइंट का मतलब प्लस। अभी का फर्स्ट यहाँ पर देखिए वी और ए लिखा है ना, तो मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो भी होता है फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वही। और फिर उसके बाद क्या लिखा है, यस या ई एस। अब यह इसके मतलब या आगे अगर यह सिमिलर नंबर है सब्जेक्ट तो यहाँ पर यस या ई एस लगा देते हैं, यस या ई एस, फिर प्लस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बाकी बचा ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों देखिए इसी को मतलब शॉर्टकट में हम इसी को इतना बड़ा था, इसी को हम शॉर्टकट में यहाँ ऐसे लिख दिए हैं। जैसे इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो देखिए यस सब्जेक्ट, यस से सब्जेक्ट, फिर प्लस को पॉइंट में लिख देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ वी से वर्ब, अब फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पर हो गया, अब फिर प्लस वाला चिन्ह लिख देंगे। अब यस या ई एस तो इसको लिख देते हैं यस या ई एस, फिर पॉइंट आ गया यहाँ होगा ये वाला, फिर इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ओ सिर्फ लिख दे रहे हैं। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट तरीके से पूरा लिखे हैं ए टू जेड। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका इच्छा करेगा तो फुल लिख दीजिएगा, तो आप लोग अगर समझ गए होंगे तो शॉर्ट ही रहने दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मतलब अभी आगे नहीं, अभी ट्रांसलेट इसका करेंगे। तो दोस्तों देखिए अब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। देखिए दोस्तों सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट कर्ता को कहते हैं जो कार्य मतलब कर रहा हो। वर्ब किसे कहते हैं, जो क्रिया हो रही हो, जैसे खाना का हो रहा हो, पीने का हो रहा है, नहाने का हो रहा हो, पढ़ने का हो रहा हो, जिस मतलब जो भी काम हो रहा है उसी को क्रिया कहते हैं। और यस या यस ये हेल्पिंग वर्ब है, और ऑब्जेक्ट काम का नाम है, जो काम का नाम होता है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ तो इसमें जो बाजार है उन मतलब वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। और मतलब जैसे मोनू घर जा रहा है, यहाँ पर देखिए ये सबसे आसान वाक्य है, मोनू घर जा रहा है, तो यहाँ पर मोनू ये सब्जेक्ट हो गया क्योंकि मोनू जा रहा है ना, और घर ये ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर जाना क्रिया हो रहा है तो ये मतलब क्रिया हो गया। जैसे देखिए दोस्तों ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट। और दोस्तों इसमें मतलब जो होता है वाक्य में यही 3 रोल मेन होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब। तो दोस्तों अगर ये तीनों आप लोग पा जाएंगे तो आप लोग किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जैसे हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, देखिए मोनू घर जाता है तो इसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या पहले लिखा है कि सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो सब्जेक्ट मोनू है तो मोनू पहले लिखेंगे MONU मोनू। अब उसके बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मोनू जाना का क्या होगा, जाना का गो। अब यहाँ पर क्या लिखा है यस या ई एस लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक वचन है तो यहाँ पर यस या ई एस लगाएंगे, तो यहाँ पर मतलब किसी वर्ब के अंत में अगर वॉवेल आ जाता है तो ई एस लगाया जाता है, मतलब इस टेंस के अनुसार। तो यहाँ पर ई एस लगा देंगे तो मोहन गोज हो गया। अब फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है घर है, तो मोनू गोज टू हाउस, ठीक है, टू हाउस मतलब घर होता है, मोनू गोज टू हाउस। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों मोनू गोज टू हाउस, यहाँ पर इसका इंग्लिश बन गया कि मोनू घर जाता है, इसको हिंदी मतलब इंग्लिश में कहते हैं मोनू गोज टू हाउस। यहाँ पर है क्या मोनू घर जाता है, तो पहले क्या लिखना है डू या डज लगाना है। अब वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो डज, बहुवचन है तो डू। तो दोस्तों देखिए क्या मोनू, तो मोनू एक वचन है तो यहाँ पर डज लगाएंगे, DOES डज मोनू। अब देखिए यहाँ पर डज, फिर सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए मोनू। अब फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो,
फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टू हाउस, टू हाउस, टू हाउस हो गया। अब फिर प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया तो क्वेश्चन मार्क हो गया दोस्तों। अब इस वाक्य को हम लोग इंग्लिश में बनाते हैं, जैसे क्या मोनू घर नहीं जाता है, ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों का है। तो दोस्तों देखिए इसमें इस फार्मूले के अनुसार लगाएंगे, तो पहले डू या डज लगाएंगे। तो मोनू एक वचन है तो यहाँ पर डज लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए डज यहाँ पर लगाएंगे, अगर यह बहुवचन में होता तो यहाँ पर डू लगाते, लेकिन एक वचन में है इसलिए डज लगा रहे हैं। और दोस्तों देखिए उसके बाद क्या कहा गया है, सब्जेक्ट लगाना है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, मोनू, तो मोह यानी यू, मोनू। फिर उसके बाद क्या आ गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। तो उसके बाद क्या कहा गया दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों हाउस है, टू हाउस, टू हाउस हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों इसी तरह आप लोग अन्य वाक्य को, अन्य कोई भी वाक्य हो उसको आप लोग इसी सूत्र के मतलब हिसाब से, जैसे अगर आप लोगों को इंडिफिनिट टेंस का वाक्य ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में तो ए वाला सूत्र लगाएंगे। उसमें से अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस का होगा वाक्य तो ए वाला सूत्र लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य होगा तो ए वाला सूत्र लगाएंगे, इंट्रोगेटिव का होगा तो ए मतलब डू डज या यस सब्जेक्ट वाले पे इस पे मतलब लगाएंगे आप लोग। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक बार और रिवाइज कर देते हैं। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर मोनू घर जाता है, तो दोस्तों देखिए मोनू एक सब्जेक्ट है और घर ऑब्जेक्ट है और जाना जो क्रिया होता है उसे जाता है, मतलब इसको वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों देखिए इसको हम लोग अंग्रेजी में चेंज किए हैं, मतलब इंग्लिश में चेंज किए हैं। तो पहले क्या लिखा जाता है, आप सूत्र के हिसाब से चेंज कर दिए हैं। पहले सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट मोनू है तो मोनू हो गया, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है गो। अब इसमें यस या ई एस लगाना है तो इसमें ई एस लगता है। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है टू हाउस, देखिए दोस्तों यहाँ पर हो गया मोनू गोज टू हाउस, मोनू घर जाता है, ऐसे हो गया। और तो दोस्तों इसी तरह से आप हर वाक्य को, कोई भी वाक्य हो मतलब कितना भी बड़ा वाक्य हो, आप लोग इसी तरह से हर वाक्य को इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा आगे एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं हम लोग। तो दोस्तों आइए हम लोग दूसरा एक और मतलब फॉर्मूला इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग समझते हैं और अच्छे तरीके से इसका जो एग्जाम्पल है उसको लेके मतलब इस फॉर्मूलों को लेकर एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए जो है यहाँ पे इसको जानते हैं ऐसे किया जाता है, जैसे जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसको देखिए कैसे किया जाता है। जैसे सीमा घर, मतलब नहीं सीमा घर नहीं, सीमा खाना बना रही है, सीमा खाना बना रही। इसमें देखिए दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सीमा और खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये मतलब सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और बनाना क्या होता है, ये वर्ब होता है। तो दोस्तों देखिए हमें तीनों चीज मिल गया, मेन जो रहता है। अब यहाँ पे हम लोग इस सूत्र के हिसाब से रख देंगे। तो देखिए दोस्तों असर्टिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या है देख सकते हैं आप लोग। सब्जेक्ट पहले तो सब्जेक्ट सीमा है तो सीमा लिख देंगे, सीमा, सीमा लिखा गया। अब फिर उसके बाद क्या लिखना है, इज एम आर लगाना है। अब दोस्तों देखिए इज एम आर कहाँ लगता है, यहाँ पर हम भूल गए थे आप लोगों को बताना कि डू डज कहाँ लगता है। तो दोस्तों डू एक वचन मतलब बहुवचन के साथ लगता है, डज बहुवचन मतलब एक वचन के साथ लगता है, डू बहुवचन के साथ लगता है और डज एक वचन के साथ लगता है। इज जो होता है एक वचन के साथ लगता है, आर बहुवचन के साथ लगता है, और यम जो होता है सिर्फ आई के साथ लगता है। इसी तरह से दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं तब। अब देखिए ये जो सीमा है एक वचन है ना, तो सीमा इसके बाद इज लगेगा क्योंकि एक वचन के साथ इज लगता है। अब क्या लगाना है, वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म दोस्तों यानी इंग फॉर्म, मतलब अब यहाँ पर बनाना का, तो कुक माने बनाना होता है, इसी में आई एन जी जोड़ दीजिए, कुकिंग हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है तो कुकिंग द फूड, इसमें क्या बना रही है, खाना बना रही है ना, तो ये फूड हो गया द फूड। दोस्तों ऐसे इसको अब नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। जैसे दोस्तों आगे आप जब पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वॉइस, तो इसी को आप लोग चेंज बहुत मतलब बहुत तरीका आप लोगों को मिलेगा चेंज करने का।
तो दोस्तों देखिए, अब इसको मतलब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में यही सेंटेंस लिखते हैं, यही वाक्य हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं। जैसे सीमा खाना बना रही थी, मतलब बना रही है, अब यहाँ पर लिख दिए सीमा खाना नहीं बना रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे हम लोग इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिख देते हैं कि क्या सीमा खाना बना रही है। क्या सीमा खाना बना रही है, इसी में क्वेश्चन कर दिए हम, क्वेश्चन वाला हो गया। और दोस्तों ऐसे देखिए, इसको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में ऐसे लिखा जाता है कि क्या सीमा खाना नहीं बना रही है, नहीं बना रही है, नहीं खाना बना रही है सीमा। तो दोस्तों इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सीमा खाना नहीं बना रही है, तो एक किस मतलब सेंटेंस का है, नेगेटिव सेंटेंस का है ना। देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र दिया है, तो यह सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों देखिए सब्जेक्ट यानी मतलब सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीमा है, तो सीमा सब्जेक्ट हो गई, सीमा। देखिए दोस्तों सीमा सब्जेक्ट हो गए, फिर उसके बाद इज एम आर है, तो यहाँ पर इज लगेगा, क्योंकि मतलब ये सीमा जो है वो लड़की है, मतलब एक वचन है, और क्या है, एक वचन के साथ इज लगता है। फिर उसके बाद नॉट लगता है, फिर उसके बाद वर्ब का फोर फॉर्म, मतलब यहाँ पर बनाना का फोर फॉर्म क्या होगा, कुकिंग, कुकिंग, कुकिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग बना सकते हैं और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आइए इसको भी बनाते हैं कि क्या सीमा खाना बना रही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट का अनुसार इसका फॉर्म मतलब उपयोग करना है आपको। चलिए दोस्तों तो बनाते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके पहले थोड़ा सा वीडियो का, तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों क्या सीमा खाना बना रही है, ये वाला हो गया। अब इसको हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, जैसे कि क्या सीमा खाना नहीं बना रही है। तो दोस्तों देखिए इसका जो होता है ये होता है इज सीमा, इज सीमा, इज सीमा नॉट कुकिंग द फूड, द फूड, कुकिंग द फूड हो गया। इसी तरह हम दूसरा भी बना सकते हैं कि क्या सीमा खाना बना रहे थे, टाइम थोड़ा सा लगेगा। और क्या दोस्तों आइए थोड़ा सा और एक दो वाक्य और आगे देख लेते हैं। ऐसे दोस्तों आप लोग हर सूत्र का इस्तेमाल करके, जैसे देखिए एग्जाम्पल, आप लोग सोचते होंगे कि एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है, तो एग्जाम्पल आप बना बना के लिख सकते हैं। जैसे देखिए जिस वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे रहे, जैसे आप लोग कोई वाक्य उठा लें कि वह घर जाता है, तो यहाँ पर जाता है की जगह पर जाता थे लिख दीजिए, फिर यही वाला सूत्र लगा दीजिए, सब्जेक्ट फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ऐसे हर वाक्य को आप बना सकते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे किसको कहते हैं, किस टेंस का पहचान ये होता है। तो दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस जो ये पूरा है टेंस, इसको हम अगले वीडियो में दोस्तों एकदम बेसिक तरीके से पूरा आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समझा देंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल का नाम मतलब @GK क्लासेज है। तो दोस्तों आप लोग जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।